किसी भी लैंग्वेज में 30 नंबर का पैसेज आते ही है टोटल मिला करके, दोनों भाषाओं को, 2 भाषाएं आती हैं सीटेट में, और 8-7 नंबर का यानी 2-2 पैसेज आते हैं एक लैंग्वेज में। यानी हिंदी अगर आपने चूज की है, चाहे लैंग्वेज 1 हो लैंग्वेज 2 हो, 2 पैसेज आएंगे। इंग्लिश अगर आपने चूज किया 2 पैसेज आएंगे, चाहे लैंग्वेज 1 हो लैंग्वेज 2 हो। अप्रोच सेम रहेगी। मैं कुछ बातें आपको उससे पहले डिस्कस करूंगी कि आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना होता है पैसेज सॉल्व करने से पहले, और समझेंगे कहानी क्या है। इसके बाद मुझे लगता है पैसेज आप किसी भी तरह का है सीटेट में, आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। स्पेशली सीटेट को ध्यान में रखते हुए चीज़ें बताई जाएंगी तो इजी रहेगा आपके लिए। इन जनरल भी अगर आप पैसेज सॉल्व कर रहे हैं तब भी आपके काम आएगा, बट सीटेट को स्पेसिफिकली ध्यान में रखा गया है। ठीक, अब चाहे वो गद्यांश हो, पद्यांश हो, है ना, प्रोज हो, पोएट्री हो, डिस्कस करेंगे, समझेंगे कहानी क्या है। ठीक, अगर हम देखें तो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो क्या हैं 2-3 इंपॉर्टेंट बातें? वो ये हैं कि आपको सिंपल 2 तरीके हैं, ये हम बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि अगर आपके पास समय कम है और पैसेज छोटा है, इन दोनों ही केसेस में, नहीं पैसेज बड़ा है और समय कम है, लॉन्ग पैसेज, इधर लॉन्ग पैसेज, ये 2 स्थिति होनी चाहिए, है ना। या तो पैसेज बड़ा है यानी गद्यांश या पद्यांश जो भी है वो लेंदी है थोड़ा सा, या फिर आपके पास टाइम कम है, शॉर्टेज ऑफ टाइम है। आप लास्ट में अगर लैंग्वेज सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं या बाई चांस आपके पास समय ही नहीं बचा, तो क्वेश्चन छोड़ने से बेहतर है कि आप सवाल ना छोड़ के आए वहां पे। क्वेश्चन पेपर में आपको एक भी छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, है ना। और मैक्सिमम अटेम्प्ट, जहां नेगेटिव मार्किंग होती भी है वहां भी यही फंडा अपनाया जाता है कि मैक्सिमम अटेम्प्ट आप करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, क्योंकि मेरिट आजकल सब जगह हाई जाती है, तो अगर आप अटेम्प्ट ही कम करेंगे तो दिक्कत है। खैर सीटेट में वो बात लागू नहीं होती है, तो आपको सारे ही सवाल करने हैं। अगर शॉर्टेज ऑफ टाइम है तो भी आपको सेम फंडा अपनाना है। वो क्या है कि आप डायरेक्ट सवाल सॉल्व करें, पैसेज बाद में पढ़ें, है ना। इसके 2 ही तरीके होते हैं, या तो आप पैसेज पढ़ें पहले और सवाल बाद में सॉल्व करें, या सवाल पहले पढ़ लें जो पैसेज के क्वेश्चंस हैं और बाद में आप पैसेज पढ़ें। ठीक, इसमें अगर आपके पास टाइम की कमी है डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाइए, क्योंकि उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे निकल आएंगे जो आपकी कॉमन सेंस से, जो व्याकरण के या ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे उससे आप सॉल्व कर देंगे फटाक से, कि भैया एक प्रत्यय किसमें लगा हुआ है, या कोई बेसिक सा कोई एंटोनिम पूछ लिया है अगर इंग्लिश का पैसेज है तो। ठीक, या फिर आपकी किसी भी व्याकरण की ज्ञान से या आपके कॉमन सेंस से जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, उसके लिए कोई अलग से व्याकरण के रट्टे लगाने की जरूरत नहीं होती। वो 2 से 3 क्वेश्चन, अगर 8 क्वेश्चन है तो 2 से 3 तो कम से कम सॉल्व हो जाएंगे, आपके पास समय कम है तब भी, ठीक है ना। या फिर आप कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं तब। तो अगर लास्ट में बिल्कुल एंड टाइम है और आपका समय नहीं है, तो आप सबसे पहले सवाल ही पढ़ेंगे तो तय है। या फिर पैसेज अगर बहुत बड़ा है तो भी आप पहले सवाल पढ़ लीजिए, क्योंकि सवाल से आपके दिमाग में वो की टर्म्स सेट हो जाएंगे। कोई नंबर दिया गया है पैसेज में, मान लो 1950 की बात हुई है, कोई और ऐसा कीवर्ड है, जैसे अभी हम पैसेज पढ़ेंगे उसमें वर्ड आएगा एकाकी, है ना, या इस तरह के कोई और शब्द है, कोई हाईलाइटेड लाइन है, तो उसको आप वहीं पे फिर डायरेक्ट जाएंगे उस क्वेश्चन से, तो उसमें आपका टाइम बचता है। पैसेज अगर छोटा है तो सिंपल रूल है, पैसेज छोटा है और आपके पास टाइम भी इनफ है, शॉर्ट पैसेज के केस में आप सबसे पहले पैसेज ही पढ़िए। जैसे कोई कविता है ना, पोइट्री है, जो गद्य का पैसेज होता है उसको आप सबसे पहले रीड पैसेज फर्स्ट, सिंपल शॉर्ट पैसेज है, अगर समय ठीक है तो भी आप पैसेज पढ़ सकते हैं पहले। ठीक, दोनों काम, दोनों ही केसेस में करना आपको पैसेज ही है सॉल्व, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आपका अप्रोच चेंज हो जाती है समय के हिसाब से। और कैसे हमें पैसेज को सॉल्व करना है उस चीज पे आएंगे। देखिए पैसेज कभी रिपीट जनरली होता नहीं है, तो आपका वो जो लॉजिक है, कॉमन सेंस है, वो वहां काम करता है। आई नो हम बहुत लेट चल रहे हैं आज, है ना, आपको पता ही है मेरी तबीयत जो है कई दिनों से ढीली है, और भी चीजें चलती हैं। एनीवे, तो अगर हम देखें यहां तो एक ये पैसेज है, हम 2 हिंदी के गद्यांश और एक पद्यांश, यानी एक कविता और एक ये जो पूरा पैसेज टाइप होता है, ये आपका अनसीन पैसेज जिसको आप कह दीजिए, अपठित गद्यांश कह दीजिए, या एक पैराग्राफ टाइप, एक कहानी टाइप होता है, एक आर्टिकल टाइप होता है, दूसरी आपकी कविता होती है। लैंग्वेज 1 हो लैंग्वेज 2 हो, एक जो है इस तरह का पैसेज आता ही है जिसमें कविता नहीं होती, दोनों कविताएं या दोनों पोएम या प्रोज दोनों नहीं आती, चाहे इंग्लिश ही क्यों ना हो, सॉरी पोइट्री, दोनों नहीं आते पैसेज। एक पैसेज जरूर आपको इस तरह का आर्टिकल बेस्ड मिलेगा, तो ये तो हमें करना ही है, समझ रहे हो, ये तो करना ही है। जितने भी लोग कह रहे हैं डर लग रहा है, डर नहीं लगाना, इस टाइम पे जितनी मेहनत हो सके उतनी करनी है और नंबर सेव करने हैं। तो इसमें जो हम अप्रोच अपनाएंगे उससे आपको एक पैसेज, आप मेरे साथ ये 2 पैसेज सॉल्व कर लो, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा कि यार ये अप्रोच है एक, जो हमें अप्रोच अडॉप्ट करनी है, रट्टे नहीं लगाने, यहां तो कुछ रटने को है ही नहीं। अगर आप ये अप्रोच पकड़ जाएंगे मेरे साथ तो पेपर आपसे सॉल्व हो जाएगा, पैसेज आपसे सॉल्व हो जाएगा। 1-2 प्रीवियस ईयर लगा के देखना, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 1 से 9 के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। देखते हैं भाई। अब
अब यहाँ पे दो चीजें, जब हमें दिख रहा है ये पैसेज उतना बड़ा हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि हम मान लेते हैं कि हमारे पास समय की तंगी है, 9 सवाल है, 9 में से कुछ भी नहीं तो 2 सवाल तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे अगर आप डायरेक्ट पैसेज पे भी चले जाएं, ठीक है ना। कुछ सवाल होंगे जो पैसेज से ही सॉल्व होंगे, तो हम ये क्योंकि हम अपना के देख रहे हैं। अब जैसे दूसरा सवाल है, अब पहला सवाल हमें पता लग रहा है देख के ही कि ये पैसेज से ही सॉल्व होगा, पैसेज के बारे में बात हो रही है ना, पैसेज के बारे में बात हो रही है। हालांकि ये पैसेज छोटा है तो आप पहले चाहें तो पैसेज भी पढ़ सकते हैं, ठीक। अब दूसरा सवाल आता है हमारे सामने, इनमें से कौन सा शब्द समूहों से भिन्न है, यानी डिफरेंट कौन सा है, आदान प्रदान, मौखिक परंपरा, प्रचलित रीति या सांस्कृतिक कर्म। अब अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3 जो शब्द हैं वो अपनी एक कहानी कह रहे हैं और चौथा जो शब्द है वो अलग है, मतलब ऑड वन आउट कह देते हैं इसको। तो ऐसा कई बार एक सवाल देते ही हैं, इसके लिए आपको कोई पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अगर चाहें तो उसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द समूहों से भिन्न है। आप देना बोल देना शौर्य। तो अगर हम देखें यहां तो आप ये सॉल्व खुद से कर देंगे, आपने कोई पैसेज नहीं पढ़ा अभी तक, है ना, जादू देख रहे हो आपने कोई पैसेज नहीं पढ़ा, आपको कुछ नहीं पता पैसेज में क्या है, फिर भी आप ये सवाल 90% लोग सॉल्व कर देंगे सही, जो कि कर रहे हैं, है ना, आप लोग सही जवाब इसका दे ही रहे हो। तो इनमें से कौन सा शब्द समूह दूसरों से भिन्न है, ऑड वन आउट। आप लोग सीधा जवाब दे रहे हो कि भाई आदान प्रदान जो है वो भिन्न है, 82% लोग ये बात कह रहे हैं, विच इज ट्रू। देखते हैं कैसे। मौखिक परंपरा, प्रचलित रीति, सांस्कृतिक कर्म। तो परंपरा, रीति, समाज, प्रतिष्ठा, अनुशासन, यही सब बातें हो रही हैं बाकी के तीनों में। आदान प्रदान एक अलग तरह का गिव एंड टेक की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक तो कॉन्टेक्स्ट अलग हो गया, दूसरा ऐसे कई बार ऐसा भी दे देता है कि 2 शब्द ऐसे दे देगा जिनमें आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक रिदम है, पेयरिंग है, पेयर में है, तो बाकी का फिर अलग हो जाता है। कई बार 3 शब्द ऐसे दिए हुए होते हैं, माता पिता, है ना, वो बिल्कुल डे एंड नाइट टाइप के, और एक कोई अलग सा दे देगा। ऐसा एक सवाल आता ही है किसी भी पैसेज में। तो ये आपका, आप समझ गए कि आउट ऑफ द बॉक्स है, इन तीनों से अलग है, आदान प्रदान भिन्न है, चाहे वो आपकी मौखिक परंपरा हो, प्रचलित रीति हो या सांस्कृतिक कर्म हो, ये अलग बात कर रहा है, जो बात यहां बाकी तीनों में हुई ही नहीं है। तो आपने ये बिना पैसेज पढ़े कर दिया सॉल्व। अब गद्यांश के अकॉर्डिंग कौन सा सही है, तो गद्यांश देख के पता चलेगा, इसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, इसको स्कैनिंग बोलते हैं, कि आप अपने काम के क्वेश्चंस जो है वो स्कैन कर ले रहे हैं। अभी मत देना पैसे, वो मैं बता दूंगी पोल। तो अभी आप अपने काम के क्वेश्चंस स्कैन कर ले रहे हैं, इसको रीडिंग स्किल में स्कैनिंग बोलते हैं। स्कैनिंग और स्किमिंग आप पढ़ते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों की पेडागोजी में। तो स्किमिंग में तो होता है आपने पूरे पैसेज पे नजर मारी और एक आइडिया ले लिया किस बारे में है, वो स्किमिंग है, या उसका एक टाइटल बता दिया। स्कैनिंग क्या है कि आप पर्टिकुलरली वो क्वेश्चन देख रहे हैं जो बिना पैसेज के सॉल्व हो सकते हैं, जो व्याकरण के टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आप स्कैन कर रहे हैं अभी अपना समय बचाने के लिए। अब दे दो पोल। अब देखो जादू दिखाते हैं फिर से आपको, आपने पैसेज पढ़ा ही नहीं है फिर भी आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ज्यादा हवा नहीं बनाना किसी चीज का, है ना, पेपर आपकी समझ में आएगा। और आप खुद को ब्लैंक स्लेट मत मानिए, आप ये मत सोचिए कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मैंने तो बहुत कम पढ़ा है, ऐसा नहीं है। आप टीचिंग ट्रेनिंग करके बैठे हैं, आपने उससे पहले जो है ग्रेजुएशन किया होगा, उससे पहले आपने 12th किया होगा, अगर डायरेक्ट 12th के बाद भी किया है डीएलएड, तो उस केस में आपने सालों साल पढ़ाई की है, आपको आइडिया है, खाली नहीं है। आप अपना थोड़ा कॉमन सेंस और थोड़ा जो है मैराथन वगैरह या नोट्स भी पढ़ लेंगे तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। पहले से पहले हथियार नहीं गिरा देने हैं, पेपर में जाना है। अब एक भी व्यक्ति को ऐसा नहीं करना कि पेपर ना देके आए इस वजह से कि तैयारी नहीं थी। सीटेट में ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि फॉर्म आपका भर चुका है, पैसे आपके जा चुके हैं, नेगेटिव मार्किंग कुछ है नहीं। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ लिया, जो नोट्स भी दिए हुए हैं फ्री वो पढ़ लिए, ये सारी अप्रोचेस अपना लिए, जो आगे के सेशन होने वाले हैं वो सब देख लिए, यू नेवर नो कि आपका जो प्रीवियस नॉलेज है और ये सब तरीके टेक्निक्स जुड़ करके आपका पेपर क्लियर हो जाए, यू नेवर नो। और इसमें बस क्लियर ही मैटर करेगा। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनकी मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। और डर लगना स्वाभाविक होता है, पेपर से पहले डर लगता है, सबको लगता है, नहीं लग रहा तो ज्यादा दिक्कत है। देखो, तो आप लोग 93% लोग जवाब दे रहे हैं सेकंड ऑप्शन। किस शब्द में एक प्रत्यय लगा है? अब उपसर्ग प्रत्यय सबको पता है, ये कहने की तो जरूरत नहीं है ना। उपसर्ग जो आगे लगते हैं, प्रत्यय जो पीछे लगाते हैं हम शब्द के। तो अब आपको पता है कि एक प्रत्यय बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, संबंधित, सामाजिक, सृजनात्मक, प्रचलित, बोलते हुए पता लग रहा होगा आपको, है ना। इक की आवाज साउंड चाहिए आपको, जो हमें संबंधित में इक की आवाज तो कहीं से नहीं आ रही है, प्रचलित में इक की आवाज तो कहीं से भी नहीं आ रही है ना, इक का तो साउंड ही नहीं है। बात बचती है किसकी? सामाजिक की या सृजनात्मक की? तो आत्मक है वो, इक की नहीं आ रही आवाज, सामाजिक में ही इक की आवाज है। या प्रत्यय जो है लास्ट में, जो जिसको सफिक्स बोलते हैं हम इंग्लिश में, प्रीफिक्स और सफिक्स, तो लास्ट में जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे इक की जो साउंड है वो सामाजिक में ही है। पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं, 93% लोगों ने सही जवाब दे दिया। क्या कहते हैं? जादू।
मतलब जादू नहीं है, ये सिंपल सी एक ट्रिक है, इसमें और कुछ ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है। तो 4 में से 2 सवाल ऐसे ही सॉल्व हो गए। पैसेज पे अभी हम गए ही नहीं है ना, पैसेज पे अभी हम गए ही नहीं है, ये सेम ही पैसेज है, मैंने बीच में डाल दिया है बस। अब ये आपको संस्कृति के बारे में बात हो रही है, यानी पैसेज पढ़ के पता लगेगा। हालांकि इसमें से भी आप 1-2 क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर जाओगे, बट क्योंकि हमें पैसेज पढ़ना ही है, फिर ये भी पैसेज ही पढ़ के पता चलेगा। ये जो है ये आपसे हो जाएगा सॉल्व ऐसे ही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? अभी तक पैसेज पढ़ा नहीं गाइस, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? बचपन में पढ़ा होगा ना, कारक चिन्ह होते थे, कर्ता ने, कर्म से, ये वो फलाना ढिमका, पूरी कहानी हम याद करते थे, याद है? तो अगर आपने व्याकरण नहीं भी पढ़ी है तो भी आप इतना भी पैसेज भी 2-4 सॉल्व कर लोगे, उससे आपको रिवीजन हो जाएगा इस समय पे। वाह जी वाह, लगे पड़े हैं आप लोग जवाब देने में, शाबाश। सही जवाब दे रहे हैं, पहले गलत दे रहे थे, अब सही दे रहे हैं 91% लोग। अब आप देख रहे हो 7 में से 3 सवाल बिना पैसेज पढ़े सॉल्व हो गए, और ये यहां टाइम लग रहा है क्योंकि मैं स्लो चल रही हूं कि आपको टाइम दे रही हूं। जब आपके सामने पेपर होगा और आप डायरेक्ट क्वेश्चन में जाएंगे, फटाफट सॉल्व होगा। मान लो आप सोच रहे थे यार, कई लोगों के साथ ऐसा होता है क्योंकि हिंदी इंग्लिश लास्ट में होता है, इंग्लिश उसमें पेपर में, तो कई लोग लास्ट में सॉल्व करते हैं। उस चक्कर में उनका कई बार टाइम मैनेजमेंट की अगर दिक्कत होती है तो वो हिंदी इंग्लिश छोड़ाते हैं, जबकि स्कोरिंग वही है। छोड़ना नहीं है, और पैसेज तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है उस टाइम पे, पैसेज तो पक्का छोड़ के आते हैं लोग जब टाइम की कमी होती है। तो आपको एटलीस्ट वो वाले क्वेश्चन कराने हैं कि 7 में से अगर 3 क्वेश्चन भी कर दिए आपने तो बात बन जाएगी। उससे बेटर कि आप आंख बंद करके तुक्के से भर दें ओएमआर, उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि आप देख के 3 क्वेश्चन पढ़ लोगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, इतना आसान नहीं होता है। शाबाश। ये जो गलत फहमी है ना लोगों की, ये पता नहीं कहां से आई है, यूट्यूब से आई है, कोचिंग से आई है, कहां से आई है मुझे नहीं पता, है ना। बहुत सारे फायदे हैं कोचिंग्स के, यूट्यूब के, ऑफकोर्स, इसमें कोई कह ही नहीं सकता कि नहीं है ना। हम लोगों ने इतने बड़े स्केल पे देखा है कि टेट में लोग होते हैं या पढ़ते हैं, इतने सारे लोगों ने एग्जाम क्लियर किया यूट्यूब से, और हम तो इनिशियल उन लोगों में से क्या है, हम ही हैं कि हमने जो है मिल करके, मैं अकेले तो क्या ही कहूँ, कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि यूट्यूब से पढ़ाई हो सकती है टीचिंग एग्जाम्स की, ये लेट्स लर्न के माध्यम से साबित हो पाया। तो ऐसा तो नहीं कहेंगे कि सब कुछ खराब है, बट कुछ लोगों की इसमें कमी है कि जिसमें ये गलतफहमी भर दी गई है आपके दिमाग में, पेपर में पता नहीं कुछ मुश्किल आता है। ये पेपर के आए हुए सवाल हैं, एक पैसेज पिछले साल का होगा, एक उससे पिछले साल का होगा, या हो सकता है उसी का लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का कोई पैसेज हो। दोनों पेपर में आए हुए पैसेज हैं, अपनी तरफ से बनाए नहीं गए हैं ये। तो उन लोगों को तो भी थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए जो बिना मतलब मुश्किल मुश्किल चिल्लाते रहते हैं, जरूरत भी नहीं है। यही आता है पेपर में, जो आपसे सॉल्व हो जाता है आपको लगता है वो तो नहीं आता होगा पेपर में। हमारी ना लर्नेड हेल्पलेसनेस बोलते हैं उसको, हमने ऐसा सीख लिया है कि जो हमसे हो रहा है वो तो नहीं आएगा पेपर में, पेपर में ही आया हुआ पैसेज है। मैं फालतू की चीजें कराती ही नहीं हूं जो पेपर के लायक ना हो, समझ रहे हो। लेकिन आपसे जो सॉल्व हो जाता है आपको लगता है ये तो नहीं आएगा पेपर में। खैर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। अगर यहां हो रही है ना लेट्स लर्न पे कोई चीज, तो मतलब काम की है, पेपर में आएगी। हाँ, समझ रहे हो बात को। तो ये जहां से भी आपने अपने दिमाग में बिठाया है, इसको निकाल दीजिए कि किसी को अगर अपना कुछ काम चमकाना है और वो आपको ये कह रहा है कि नहीं नहीं मुश्किल मुश्किल चीजें करनी है, पेपर तरीके से बनता है इजी मॉडरेट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्वेश्चंस कम ही होते हैं, इजी टू मॉडरेट पे ही आप फंस जाते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो, आया हुआ है ये। एनीवे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? तो कारक चिन्ह नहीं है, ये सब 85% लोग आप सही जवाब दे रहे हैं। तथा, देख पा रहे हो, कर्ता ने, कर्म से, ये सब आपने पढ़ा है, तो से भी होता है, के लिए भी होता है, की भी होता है, लेकिन तथा जो है ये, इसको हम कहेंगे जोड़ने के काम आता है ना, दो वाक्यों को या वाक्यांश को। ठीक है ना, तो ये कहीं से भी कारक चिन्ह तो नहीं लग रहा हमें। ठीक है ना, इसको तो संयोजक और समथिंग बोलते हैं, जोड़ने के काम आता है। ठीक, तो उस केस में आपने क्या किया, कुछ नहीं, 1 मिनट में 3 सवाल सॉल्व हो जाते, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में आपको कितनी देर लगेगी। तो थर्ड ऑप्शन आपने जवाब दे दिया बिना पैसेज पढ़े। ये आपके कारक चिन्ह होते हैं, देख ही रहे हैं आप, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, ये सब हम याद करते थे ना पूरा, संबंध में विभक्ति के रूप में काकी के, ये सब आप देख रहे हैं, इसमें तथा जो है कहीं नहीं है। समझ रहे हो, तो ये तो मैंने ऐसे आपके रिवीजन के लिए रख दिए थे यहाँ पे। अब 8वां सवाल है, अब ये जो है पैसेज के बारे में बात कर रहा है। ठीक, 9वां सवाल है, शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है, ये भी पैसेज पढ़ के ही पता चलेगा। अब ये बाय चांस की बात है कि इस जरा से पैसेज से इन्होंने 9 सवाल पूछ लिए। कई बार होता है कि क्वेश्चन ही 6 होते हैं और उसमें से सोचो आपने 3 सॉल्व कर लिए ऐसे ही, तो आपके लिए तो 3 का ही काम बचा, और जिसके पास समय कम था उसके तो 3 नंबर बन गए एटलीस्ट। ठीक, तो ये कहानी है। दूसरा पैसेज है हमारे सामने कविता का, उसको हम तब देखेंगे, पहले हमने 3 सवाल सॉल्व कर लिए हैं, ये 4-5 सवाल और हैं जो हमें सॉल्व करने हैं, जो पैसेज से सॉल्व होंगे। अब आ जाते हैं वापस से घूम करके पैसेज पे। देखिए ये चॉइस आपकी है, आपके पास समय ज्यादा है आप पैसेज पढ़ लीजिए, या आप पैसेज बहुत लंबा है, तो 2 केसेस में या तो आपके पास समय ज्यादा है, ठीक है ना,
हाँ आपकी मर्जी है यार, आप अगर हिंदी सॉल्व करना चाहते हो हिंदी सॉल्व करो, वो मैं बताऊंगी, एक वीडियो हर साल बनाते हुए आ रही हूँ पिछले कुछ भी नहीं तो 7-8 सालों से, कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, उसमें नंबर बचते हैं आपके, वो मैं पेपर से पहले बना दूंगी, 1-2 दिन पहले पेपर से बना दूंगी। एनीवे, तो सिंपल सी बात है, शॉर्ट पैसेज है, अगर आप चाहते, आपके पास समय होता तो आप पहले पैसेज भी पढ़ सकते थे, क्योंकि लेंथी पैसेज है तो क्वेश्चन पे जाना है पहले, या फिर समय कम है तो पैसेज पे पहले जाना है। अगर हम देखें, शिक्षा एक सृजनात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य है। वह एक तरफ मौखिक एवं लिखित सांस्कृतिक परंपरा की वाहक होती है। कैसी परंपरा? पढ़ के पता चल रहा है, मौखिक एवं लिखित परंपरा की वाहक होती है, किंतु दूसरी ओर वह संस्कृति की निर्मात्री भी है। ठीक है, क्योंकि वह प्रचलित संस्कृति में कुछ नया जोड़ती है तथा कुछ पुरानी चीजों को घटाती है या उनका स्वरूप बदलती है। क्योंकि कोई भी संस्कृति किसी देशकाल के सापेक्ष होती है, इसलिए शिक्षा सबसे पहले नए युग के लिए नई संस्कृति विकसित करने का काम करती है। वह समाज में प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों को जारी रखने के पहले उनके औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा भी देती है। सांस्कृतिक कर्म के रूप में शिक्षा को देखने से यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि संस्कृति न तो एकाकी होती है, यानी सॉलिट्यूड में नहीं होती, अकेले नहीं होती, न उसे बाहरी प्रभाव से रोका जा सकता है और न उसका प्रभाव दूसरे समाज पर पड़ने से बचाया जा सकता है। संस्कृति अपने स्वभाव में आदान प्रदान की प्रक्रिया है, यह हमेशा प्रगतिशील और ग्रहणशील होती है। अब आपको पता है इस पूरे पैराग्राफ में बात हो रही है संस्कृति की, कितनी बार संस्कृति आया है, और जहां जहां संस्कृति के बारे में कोई विशेषता दिख रही है उस पर आप चाहें तो हाईलाइट करते रह जा सकते हैं। जैसे संस्कृति न तो एकाकी होती है, अब ये कीवर्ड है आपके लिए, संस्कृति अपने स्वभाव में आदान प्रदान की प्रक्रिया है। ठीक है, तो संस्कृति बार बार रिपीट हो रहा है, संस्कृति के बारे में, संस्कृति और शिक्षा के बारे में अगर मैं देखूं तो ये, ठीक है, शिक्षा एक सृजनात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य है। सेंस समझ आ गया कि क्या कहना चाहता है? समझते हैं, अब क्वेश्चन पे जाते हैं। संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसे समझी जा सकती है? दीजिए, पोल दे दीजिए, तो आप पोल से जवाब देंगे। शिक्षा को पृथक रूप से देखा जाए, जब अभी हमने पढ़ा था कि एकाकी नहीं हो सकती, तो पृथक रूप से क्यों देखें, अलग करके क्यों देखें, सेपरेशन में क्यों देखें? संस्कृति और शिक्षा तो जुड़े हुए हैं ना, ये हमने पैसेज से पढ़ के समझा है इतनी देर में। जब शिक्षा को धर्म से जोड़कर देखा जाए, जब शिक्षा को संस्कृति से अलग करके देखा जाए, या जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए, तो आपको अब यहां पे पता है, आपके सामने दो रास्ते हैं। या तो आप अपने कॉमन सेंस से यहां पे सॉल्व करेंगे कि भाई हाँ, जब शिक्षा और संस्कृति अलग अलग नहीं है, यही बात पैसेज में कही जा रही है कि एकाकी नहीं होती और शिक्षा का प्रभाव पड़ता है संस्कृति पे, आपका जो कल्चर है वो चेंज होता है, एजुकेशन के हिसाब से दोनों पैरेलली चलते हैं या रिलेटिव हैं, एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं। तो जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए तो वह ये बात हम समझ सकते हैं कि संस्कृति पे तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं। शिक्षा एक सृजनात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य है। वह एक तरफ मौखिक व लिखित सांस्कृतिक परंपरा की वाहक होती है, किंतु दूसरी ओर संस्कृति की निर्मात्री भी है। तो इस संस्कृति बनाने के काम में जो है शिक्षा का इस्तेमाल हो रहा है, ये बात हम आसपास बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे हैं। उसको अलग नहीं हम ये कह सकते कि इसका कोई, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, संस्कृति न तो एकाकी होती है, न उसे बाहरी प्रभाव से रोका जा सकता है। तो संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, बाहरी प्रभाव से नहीं रोका जा सकता, साफ साफ लिखा हुआ था ना। तो आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे जो कीवर्ड है उससे भी पैसेज पे जा सकते हैं, इसके मल्टीपल तरीके हैं, तो अलग नहीं कर सकते, संस्कृति से जोड़ के देखना है शिक्षा को। फोर्थ ऑप्शन सिंपल है। आगे बढ़ेंगे, इसका जवाब आप ऑलरेडी दे चुके हैं, ये आउट वो था आपका ग्रामर वाला के ऑड वन आउट। अब ये गद्यांश के हिसाब से आपको एक और सवाल देखना है, गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है? तो संस्कृति हमेशा प्रगतिशील होती है, संस्कृति की मुख्य विशेषता उसका एकाकीपन है। अभी हमने पढ़ा था कि एकाकीपन नहीं होता है ना, थोड़ा सा तो ध्यान से पढ़ेंगे तो याद रह जाएंगी कुछ चीजें। संस्कृति में किसी भी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होता, आदान प्रदान होता है यही हम अभी पढ़ रहे थे, तो हट गया। संस्कृति में गतिशीलता का अभाव है, भैया वो कह रहे हैं कि चेंज होती रहती है संस्कृति, तो कहां से अभाव है? तो एक ही ऑप्शन बचता है, संस्कृति हमेशा प्रगतिशील है, चेंजेबल है, डायनेमिक है ना। इसमें आदान प्रदान विचारों का होता रहता है, समाज के संदर्भ में बदलती रहती है। जैसे अगर हम जाएं पैसेज पढ़ने, इसमें हमसे क्या पूछा है, गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है? तो संस्कृति हमेशा प्रगतिशील है, क्या है देखते हैं एक बार, है ना, कि हमेशा बदलती रहती है, ये बात आप देख रहे हैं, हमेशा ये लिखा हुआ है। देखो, प्रगतिशील वर्ड पकड़ के भी आप अगर पैसेज में स्कैन करने आ जाते तो आप समझ जाते, चेंज होती रहती है। ठीक, तो ये तो बिल्कुल ही आसान सा सवाल था, कुछ ऐसा नहीं था कि आप एक बार पैसेज पढ़ें और आपसे सॉल्व ना हो, है ना। आगे बढ़ते हैं, और ज्यादातर सवाल ऐसे ही आते हैं, वो कुछ सवाल में आप फंसेंगे, वो भी आपकी टेक्निक डेवलप हो गई तो नहीं फंसेंगे। ठीक, ये बीच में मैंने पैसेज इसलिए लगाया हुआ है कि ज्यादा पीछे ना जाना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, इस वाक्य से आशय है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं कि आप वापस से भाग के जाएं पैसेज पे और चेक करें कि जो संस्कृति है और देशकाल की बात कहां हुई है।
देश काल और संस्कृति की बात कहां हुई है वो आप पैसेज में चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं। 56% लोग फर्स्ट आंसर कह रहे हैं। ये दिया है नया पुल, ठीक है, थर्ड कह रहे हैं अब आप 40% लोग। चलिए देख लेते हैं, हम मान लेते हैं हमें पता ही नहीं, हम तो भूल गए पढ़ के, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जाएंगे अपने पैसेज पे वापस। कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, ये आप देखिएगा। अब आपको यहां सिंपल देश काल शब्द ढूंढना है ना, निर्मात्री होती है ड शिक्षा सबसे, ये देखिए देश काल यहां पे है। आपको कोई एक कीवर्ड आपने पकड़ लिया या उनका स्वरूप बदलती है, चूंकि कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, इसलिए शिक्षा सबसे पहले नए युग के लिए नई संस्कृति विकसित करने का काम करती है। यानी शिक्षा क्या कर रही है, नए युग के लिए नई संस्कृति ला रही है, यानी शिक्षा का प्रभाव है कल्चर के चेंज होने पे। बात सही है, तो ये पृथक तो नहीं है देश काल से, सापेक्ष है, रिलेटिव है, कॉन्टेक्स्ट में है। जिस समय में जिस देश में जो चीजें चल रही होंगी वो उस कॉन्टेक्स्ट में होंगी। आज से 50 साल पहले जाएंगे चीजें अलग मिलेंगी। तो कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है। इस वाक्य से आशय क्या है, संस्कृति देश और काल में अंतर करती है, नहीं, संस्कृति समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है। क्योंकि देश काल का मतलब क्या है, जिस जगह पे, जिस देश में, जिस काल का, देश सिंपल कॉन्टेक्स्ट आपकी कंट्री, काल क्या है, समय। तो यहां पे सिंपल है, संस्कृति समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है, चेंजेबल है, प्रोग्रेसिव है ही, पहले प्रगतिशील है, ये बात हम कर रहे थे ऑलरेडी। तो संस्कृति किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होती। इतनी सारी कहानियां लिखी हैं प्रभावित की, घनिष्ठ संबंध है देश और संस्कृति में। शिक्षा और संस्कृति की बात हो रही है, ना कि देश और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध की। संस्कृति देश और काल में अंतर करती है, नहीं, साथ चलती है भाई, उनके कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में चलती है, ये कहा गया है वहां पे। और उसके हिसाब से फिर परिवर्तित भी होगी, जब समय बदलेगा, देश बदलेगा, लोग बदलेंगे, चीजें बदलती हैं, आप देखते हैं। प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है, यानी जो चल रही हैं परंपराएं जो आज के समय में, क्या वो सही है या नहीं, उनको कैसे बदलना चाहिए, ये बात आपकी शिक्षा कहती है, और उससे फिर संस्कृति बदलती है। तो शिक्षा या संस्कृति में से कोई एक शब्द होना चाहिए, संस्कृति यहां है ही नहीं, शिक्षा और संस्कृति के बारे में पूरा पैसेज है, तो सेकेंड ऑप्शन सिंपल। थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली पढ़ना शुरू कर देंगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। ठीक, घबराना नहीं है, इसको आपने घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि ये व्याकरण वाला क्वेश्चन था। ठीक, ये है आपका एक क्वेश्चन पैसेज का लास्ट बचा हुआ है इसका, फिर 9वां क्वेश्चन तो हमारा हो गया था उससे ही सॉल्व, जो आपका व्याकरण था। शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है, ये बात भी हमने पढ़ी है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने हाईलाइट भी किया था। यानी शिक्षा क्रिएट करती है संस्कृति को, या हेल्प करती है बिल्ड ऑन होने में। आप देखेंगे जहां लोग शिक्षित होंगे वहां का कल्चर भी आपको चेंज होते हुए नजर आ जाएगा। ठीक, यही बात पैसेज में भी कही जा रही है। तो अगर हम देख रहे हैं या शिक्षा उस समय कैसी चल रही होगी वहां की, वो बदलेगी उसको, कितनी सारी पुरानी प्रथाएं शिक्षा ने बदली हैं। ठीक, तो शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है क्योंकि वह परंपराओं को ज्यों का त्यों स्वीकारती है, वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है, वह परंपराओं को रूढ़ रूप देती है, वह रीति रिवाज की परिचायक है कि बस जो चल रहा है उसको चलाते रहो, ये शिक्षा का काम है जी नहीं, है ना, अगर कुछ गलत है तो चेंज करना है उसको। वह परंपराओं का ज्यों का त्यों नहीं स्वीकारती, वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है। यही बात अभी इतनी देर से प्रगतिशील है, जब आपने एक लाइन में पकड़ ली तो सेंस तो आप निकाल लेंगे, इतना मुश्किल थोड़ी है। तो शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है, वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है, सिंपल बात। आप चाहें तो वापस, अगर आपको दिक्कत हो तो आप यहां पे जाकर के पैसेज पे फिर से पढ़ सकते हैं, निर्मात्री वर्ड पकड़ लीजिएगा, की वर्ड से ढूंढ लो और कॉन्टेक्स्ट में समझ लो कहना क्या चाहता है कवि। ठीक है ना, अब निर्मात्री वर्ड जो है यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, ये रहा लिखा हुआ है, पुरानी चीजों को घटाती है, उनका स्वरूप बदलती है अगर जो चीज आउटडेटेड है। ठीक, तो ये पैसेज तो हमारा यहाँ समाप्त होता है। मुझे लगता है कि आपको जितना समय यहाँ लगा है पेपर में नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपके साथ प्रॉपर टाइम ले लेके इसको मुश्किल बना के एक्स्ट्रा तब हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो ये 9वां सवाल हमारा हो ही गया था, क्योंकि ये किसके बारे में था, नहीं 9वां सवाल है, इसको आप कर देंगे बट सॉल्व, अब इतना आप कर चुके हो। पैसेज के 1-2 क्वेश्चन भी आपने पैसेज से पढ़ के सॉल्व कर दिए, बाकी आपके अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है, भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। तो आपको पता है संस्कृति और शिक्षा की ही बात चल रही है, और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, सिंपल है सांस्कृतिक। 59% लोग सही जवाब दे रहे हैं। अब आते हैं एक और पैसेज आपकी प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं, इंग्लिश में भी सेम ही तरीका काम करेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 अपना देख लेना एक बार, वो मैं पेपर सॉल्व करने वाली एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें बता दूंगी। ठीक है, अब ये आपका एक और पैसेज है जो हम 2 पैसेज करने वाले हैं, क्योंकि हमने एक पद्य वाला कर लिया, सॉरी गद्य वाला कर लिया है, जिसको हम प्रोज कह देते हैं, ये जो आर्टिकल बेस्ड एक आता है वो हमने कर लिया। एक आपका कविता वाला या ये पोएम वाला या पोइट्री वाला, हिंदी में कहें तो कविता हमारी एक आती है। लैंग्वेज 1 यदि आपने हिंदी ली है तो एक कविता कम से कम आएगी, और ऐसे ही जो है आपका कई बार लैंग्वेज 2 में भी आ जाती है, उसमें कई बार दोनों पैसेज भी आ जाते हैं, तो पढ़ के तो जाना ही है ये। ठीक, तो अब एक बार ये फटाफट से, अब देखो आपको पता है कि इसमें 7 सवाल हैं 1 से 6 तक,
और आपको क्या करना है, ये छोटा सा पैसेज है तो आप चाहें इसको डायरेक्ट रीड कर सकते हैं कि कलम आज उनकी जय बोल। ये रामधारी सिंह दिनकर की जो है कविता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कलम, अब ये आया हुआ है पैसेज, अपनी तरफ से तो कुछ बनाया नहीं हमने, है ना। आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपसे दुश्मनी नहीं है सीबीएसई की कि वही पूछेंगे जो आपसे नहीं आता होगा। अगर आपने पढ़ाई की है तो वही आएगा जो आपने पढ़ा होगा, बशर्ते आपने थोड़ी भी पढ़ाई की हो, सीटेट में स्पेशली। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंह नाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। आपको समझ में आ रहा है, देशभक्ति टाइप की कविता है, देश प्रेम की बात हो रही है और सोल्जर्स को लेकर के या शहीद लोगों के लेकर के बात हो रही है। ऐसे ही जो है आप समझ जाएंगे, ठीक। अगर हम देखें तो अब इसके हम क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। ये छोटा सा पैसेज हमने 2 सेकंड में पढ़ लिया, मतलब 2 सेकंड में नहीं, कुछ एक्स्ट्रा लगा लिए होंगे। तो पद्यांश में, क्योंकि पद्य है ये, तो पद्यांश में सिंहनाद शब्द से आशय है। चलो भाई सिंहनाद पे चले जाएंगे। अगर आपका मन करता नहीं मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन से जाना है, तो आप क्या करते, सिंहनाद पढ़ते, पहला क्वेश्चन पढ़ते और सीधा जहां सिंहनाद लिखा होता आप फटाफट से दौड़ लगा करके चले जाते, ये रहा सिंहनाद, ठीक है। तो पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। यानी आपको कॉन्टेक्स्ट तो पता ही है कि पूरी कविता में किसकी बात हो रही है, सिंह की गर्जना की बात हो रही है। यहाँ बात तो हो रही है सोल्जर्स के बारे में, देश के बारे में, है ना, शहीदों के बारे में। तो सिंह की गर्जना की टू द पॉइंट लिटरली बात नहीं हो रही है ना। संवेद स्वर, आशय क्या है ये पूछा है आपसे, स्वर क्या है ये नहीं पूछा है। युद्ध ध्वनि, सिंहनाद शब्द का आशय जो है यहाँ युद्ध ध्वनि ललकार से है एग्जैक्ट, ना कि युद्ध ध्वनि से। सिंह की गर्जना नहीं है सरकार, यही बस इस बात का ध्यान रखना है। जब भी आप कविता या पोएम वाला पैसेज सॉल्व कर रहे हो, टू द पॉइंट ना ले जाएं, उसको लिटरल ना ले जाएं, वो संदर्भ में कही जाती है बात, आशय होता है उसका। आशय नहीं पूछते, अगर सीधा सिंह की गर्जना ही पूछा होता तो। इसका ऐसे नहीं पूछा, उन्होंने संधि विच्छेद नहीं करा रहे हैं या वन वर्ड को एक्सप्लेन करो ये नहीं कह रहे हैं, वो संदर्भ पूछा है आपसे। पद्यांश में सिंहनाद शब्द से आशय ललकार से है कि उनके बारे में बात होनी चाहिए। एनीवे तो ये गलती होती है इसमें, कविता में करते हैं लोग। इसको एक बार फिर से देख लो, मैं बता भी देती हूँ कि सिंहनाद की जब आप बात करें, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, तो सिंह की गर्जना से नहीं, उन लोगों के, उन शहीदों के बारे में बात हो रही है, उन ब्रेव हार्ट्स के बारे में बात हो रही है, जिनके सिंहनाद से मतलब जिनकी ललकार से वो धरती गूंजती रही। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में समझना है इसको, ठीक है ना। जब स्कूल में पढ़ाते थे कविता तब तो चले जाते थे क्लास से उठ के आप लोग, मजाक कर रही हूँ। देखो, कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति से क्या अभिप्राय है। अब इतना तो हम समझ ही गए, इतनी देर से जो है हम ये कविता पढ़ रहे हैं, कि लिखने की अपेक्षा बोलकर गुणगान किया जाए, नहीं, यहां पे लिखने और पढ़ने की बात नहीं है। इस सिंपल कलम का इस्तेमाल करके अपनी बात, वॉइस को रेज करने वाली बात है। पढ़ना लिखना यहां पे सेंटर में नहीं है। जय जयकार के नारे लगाए जाएं, देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए, यस, यही तो कॉन्टेक्स्ट है। सभी के लिए प्रशंसा के शब्द लिखे जाए, प्रशंसा जरूरी नहीं है यहाँ पे, जिन्होंने देश के लिए जो समर्पित लोग रहे उनके बारे में बात करने की, चर्चा करने की यहाँ पे बात हुई। थर्ड ऑप्शन, जो कि आप समझ भी पा रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस तो आपको, इनको डिस्ट्रैक्टर्स बोलते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए हैं बाकी ऑप्शंस जो हैं। भिन्न शब्द समूह की पहचान करें, ये तो आप ऐसे ही पहचान कर लेंगे, इसके लिए आपको पैसेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पुण्यवेदी, लघु दीप, लाल शिखाएं, जला अस्थियां, बताइए फटाफट से बताइए। मस्त जवाब दे देंगे इसमें, आपको कोई डर वर तो है नहीं कुछ। ओह गॉड, पोल मिल गया, पोल आपको 29% लोग। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि कविता में ना, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जिन लोगों को ये समझ नहीं आता, उन्हें लगता है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों सेम होते हैं, कि लैंग्वेज 1 के जो पैसेज होता है उसमें पोइट्री आती है या कविता आती है हिंदी में, तो थोड़ी सी दिक्कत हमें पोइट्री में होती है, और स्पेशली इंग्लिश में ज्यादा होगी, हिंदी में तो फिर भी सॉल्व कर दोगे। अगर यही हिंदी में होता, अगर यही इंग्लिश में होता पोइट्री आपकी होती, तो उसमें ज्यादा दिक्कत होती, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से क्यों ना हो। समझ रहे हो ना, वो हमारी मातृभाषा है हिंदी, फिर भी हमने सुना है थोड़ा इजी पड़ता है हमें। पोइट्री कई बार टेक्निकल हो जाती है। भिन्न शब्द समूह की पहचान करनी है आपको। पुण्यवेदी, लघु दीप, लाल शिखाएं, ये सब जो है इस कॉन्टेक्स्ट में ही बात हो रही है, एक कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। जो भिन्न की अगर आप बात करेंगे, डिफरेंट, तो जला अस्थियां जो है यहां पे अलग है, ठीक।
ठीक है, जला अस्थियां एकदम अलग शब्द है, ये तीनों एक कॉन्टेक्स्ट में है जो पैराग्राफ में यूज हो रहे थे। इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है, ये आपको देखना है। पाखंड विरोध, देश प्रेम, समाज सुधार, प्रकृति प्रेम, बताओ। समाज सुधार की बात हुई है, देश प्रेम की बात हुई है कि देश के लिए जिन्होंने बलिदान दे दिया, प्रकृति के बारे में थोड़ी बात हुई है। तो ये तो आंख बंद करके भी जो है आप इसका जवाब दे सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का देना पोल, इसमें जरूरत नहीं थी, है ना। तो ये तो आपको पता है कि किसकी जय बोलने की बात यहां हो रही थी। पांचवा सवाल है, छिटकाई जिन्ने चिंगारी पंक्ति में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। चलिए भाई देख लेते हैं, है ना, देख लेते हैं किसके लिए प्रयोग हुआ है। छिटकाई जिन्ने चिंगारी, तो ये जो यहां पे आप चले जाइए, डायरेक्ट इसी लाइन को ढूंढ लीजिए, छिटकाई जिन्ने चिंगारी, ये रही थर्ड लाइन है, साफ साफ दिख जाएगी अगर आप स्कैन करोगे। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिन्ने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। किसकी बात हो रही है, ब्रेव हार्ट्स की बात हो रही है या सोल्जर्स की बात हो रही है, बलिदान जिन्होंने दिया देश के लिए उनकी बात हो रही है, मार्टियर्स की बात हो रही है। तो अगर आप देखेंगे शहीदों की बात हो रही है, तो छिटकाई जिन्ने चिंगारी का क्या मतलब है आप अभी फटाफट से समझ लेंगे 1 मिनट में जाकर के। वैसे भी आप समझ लेते कि स्वतंत्रता सेनानियों की बात हो रही है, सिंपल। किसने छिटकाई जिन्ने चिंगारी का मतलब क्या है, किसकी बात हो रही है, कोई राजनीतिज्ञ, अध्यापक, सामाजिक कार्यकर्ता नहीं। वो ललकार और वो सबसे आप समझ जाएंगे कि सिंहनाद कि ये जो है किसकी बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही बचेगा। तो इतना मुश्किल नहीं होता है कोई पैसेज। निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, यह भाव किस पंक्ति में मुखरित हुआ है। निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, किस पंक्ति में आया है। कलम आज उनकी जय बोल, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। चलिए भाई वापस से जाते हैं और जाते हैं, निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, यह भाव किस पंक्ति में मुखरित हुआ है, देख लेते हैं। पंक्ति भी चले जाते हैं, यहाँ होगा पैसेज आपका आगे पीछे कहीं पे। एक बार फिर से जाएंगे, निस्वार्थ भाव फटाफट से जाएंगे, कहाँ लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, ये पूछा है कि ये भाव किस पंक्ति से निकल रहा है, इस बार उल्टा पूछ लिया है, ठीक है ना। जैसे पिछली बार उन्होंने डायरेक्ट लाइन दी थी और पूछा था इसका क्या मतलब है, अब मतलब देके पूछ लिया कि लाइन कौन सी है। निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया है, यह भाव किस पंक्ति में मुखरित हुआ है, वो तो आप यहां से भी ढूंढ लेंगे। कलम, क्योंकि पंक्ति डायरेक्ट मिल जाएंगी ना कविता के यहाँ। कलम आज उनकी जय बोल, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, सहमी धरती रही अभी तक डोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मूल। बताइए फटाफट से। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, 78% लोग एकदम सही जवाब है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। कि देखो कलम आज उनकी जय बोल तो इन जनरल बात हो ही रही है कि शहीदों की बात हो रही है, लेकिन पूछा क्या है, निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तो किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, यानी उन्होंने अपना स्वार्थ देखा ही नहीं, अपनी गर्दन के लिए सोचा ही नहीं है, अपनी जान के बारे में सोचा ही नहीं। तो ये फोर्थ ऑप्शन ही है जो एग्जैक्टली कह रहा है, ठीक है ना। ये नहीं कह रहा है कि किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोली, स्नेह मांगने की बात कर रहा है, ना कि उसकी बात कर रहा है कि निस्वार्थ भाव से बिल्कुल जो है। तो ये हल्का सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट फोर्थ ऑप्शन जो है ज्यादा एप्ट है। ये हमें पढ़ के डायरेक्टली पता चल रहा है कि अपने जीवन का मोल नहीं उन्होंने सोचा, या अपना स्वार्थ नहीं सोचा गर्दन का मोल रखे बिना। तो वो फोर्थ के साथ हम ज्यादा जा पा रहे हैं। इसमें हुआ तो हुआ, एक आध क्वेश्चन आपका गलत होगा, नहीं तो ये लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। नहीं किया हो तो अगर कितने क्वेश्चन ठीक हुए नहीं हुए, एक अप्रोच डेवलप हुई या नहीं हुई, ये ज़्यादा ज़रूरी है आज। तो कमेंट्स में आप बताएंगे अपने विचार, और ऑल द बेस्ट आप सभी को। अभी हम कुछ सेशंस और करने वाले हैं यूट्यूब पे, जैसे जैसे मुझे मौका लगेगा। बीच में मेरी जो है कोल्ड वगैरह इस टाइम पे चलती है। DEET+U के बैच में